हिंदी और अनुवाद विषयक व्याख्यान माला में आपका अभिवादन है, स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय इस दृष्टि से कि अनुवाद जिस तरह की विरोधी स्थितियों का सामना करते करते आज ऐसी स्थिति में ऐसे स्थान पर आ गया जहां उसकी महत्ता और प्रासंगिकता को मौलिक रचनाकार भी अभिवादन करते हुए उसे स्वीकार कर रहे हैं, उसे आत्मसात कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि उनके कृतित्व का, उनकी रचनाओं का, उनके सृजन का भी अनुवाद हो। कभी अनुवादक को हे दृष्टि से, हीन दृष्टि से देखा जाता था, अनुवाद को दोयम दर्जे का कार्य माना जाता था। मौलिक सृजन करने वाले लोग अनुवाद के किसी सीमा तक विरोधी भी हो जाते थे। लेकिन एक सतत साधना के बाद अनुवाद और अनुवादकों ने एक ऐसे अनुशासन के रूप में, एक ऐसी विधा के रूप में, एक ऐसे अध्ययन क्षेत्र के रूप में अनुवाद को प्रतिपादित और प्रतिष्ठित कर दिया कि अब ऐसा लगता है कि अनुवाद के बिना विकास का, गति का, प्रोन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। यदि वस्तुतः हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी किसी वैचारिकता को, अपनी किसी कथ्य को, अपनी किसी मूल्य श्रृंखला को प्रचारित प्रसारित करना चाहते हैं, जनहित लोकहित का उपकार करना चाहते हैं और पूरे विश्व को विश्व की उपलब्धियों से जोड़ना चाहते हैं, तो अनुवाद का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। अनुवाद के क्षेत्र बहुत हैं, अनुवाद के आयाम बहुत हैं, अनुवाद के प्रकार बहुत हैं और अनुवाद की प्रविधि, उसकी प्रक्रिया, उसकी प्रणाली, उसकी तकनीक, यह भी विलक्षण है। और यह प्रविधि, प्रणाली, तकनीक अभ्यास से, अध्ययन से, शिक्षण और प्रशिक्षण से, इनके माध्यम से अर्जित की जाती है। जैसे शास्त्र में कहा जाता है कि कवि जन्मजात होते हैं, कवि बनाए नहीं जा सकते, लेकिन वर्तमान समय और समाज ने, व्यवस्था ने इस धारणा के समानांतर एक धारणा और खड़ी कर दी कि काव्य शिक्षण, काव्य प्रशिक्षण भी होता है। काव्य के अंग क्या होते हैं, काव्य के तत्व क्या होते हैं, इन सब की जानकारी दी और उसके बाद ये भी बताया कि कविता का प्रयोजन, कविता का हेतु क्या होता है और फिर धीरे धीरे काव्य के संस्कार कैसे पैदा किए जा सकते हैं, इन सब की चर्चा परिचर्चा की। और हम जानते हैं कि हमारी शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत विद्यार्थी जो कविता लिखते हैं, कविता लिखनी सीख जाते हैं, बहुत अच्छे कवि भी बन जाते हैं। ठीक उसी तरह अनुवाद के विषय में अगर हम कहें तो अनुवादक बाई बर्थ या जन्मजात नहीं होते। उन्हें जो कुछ सीखना है, अर्जित करना है, वो अपने बलबूते, अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपने अध्ययन और अपने अर्जन से प्राप्त करना है। इसलिए अनुवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यास, सतत हो, निरंतर हो, प्रचुर मात्रा में हो। लगातार अभ्यास करने से हम अनुवाद कला में दक्ष हो जाते हैं। अनुवाद को अनुवादविदों ने कला भी कहा, शिल्प भी कहा, विज्ञान भी कहा और शास्त्र भी कहा और इन सब के गुण अनुवाद के अंतर्गत होते हैं। इसीलिए किसी क्षेत्र विशेष की सामग्री या अनुशासन विशेष का अनुवाद तो उसकी तकनीक अलग हो जाती है, उसके लक्ष्य और उद्देश्य अलग हो जाते हैं, उसकी प्रक्रिया अलग हो जाती है,
उसके जो टारगेट हैं, यानी किसके लिए अनुवाद करना है, वह भी सुनिश्चित हो जाता है। मीडिया के अनुवाद का उद्देश्य बिल्कुल अलग तरह का होता है। मीडिया की सामग्री भी अलग होती है, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। साहित्य के क्षेत्र की सामग्री, वो चाहे वैचारिक साहित्य हो, वो चाहे मानविकी का साहित्य हो, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र का साहित्य हो, कविता, कहानी, उपन्यास आदि सृजनात्मक साहित्य हो, उन सब का अनुवाद होता है। एक लंबी परंपरा है, लेकिन सबकी प्रविधि और प्रक्रिया ये अलग होती है। इसीलिए अनुवादक को अगर विधि का अनुवाद करना है तो विधि की भाषा, विधि की शब्दावली, विधि अनुशासन की समझ, उसका बोध ये होना चाहिए। इंजीनियरिंग का अनुवाद करना है, चिकित्सा क्षेत्र की सामग्री का अनुवाद करना है, तो उसी तरह की पद्धति और प्रक्रिया इसको बदलना और अपनाना भी पड़ता है। इसलिए मित्रों, अनुवाद ने ये तो सिद्ध कर दिया कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी अनुशासन का अगर संदर्भ होगा, सामग्री होगी, तो उसका अनुवाद किया जा सकता है, बशर्ते के अनुवादक समर्पित हो, अनुवादक अनुवाद विधा के मर्म को समझता हो, अनुवाद की सैद्धांतिकी के साथ साथ अनुवाद व्यवहार का एक सुदीर्घ अनुभव रखता हो और सतत अभ्यास करता हो, उसकी अभिरुचि हो, वह भाषा का मर्मज्ञ हो, वो नियमित रूप से उन दो भाषाओं का अध्येता हो, उसको पढ़ता भी हो, उसमें लिखता भी हो, उसका उच्चारण बोलना भी निरंतर करता हो और उस भाषा का श्रवण भी करता हो जिसमें उसे अनुवाद करने हैं। अंग्रेज़ी हिंदी, हिंदी अंग्रेज़ी हो, भारतीय भाषाओं का संदर्भ हो, विदेशी भाषाओं का संदर्भ हो, जिस किसी भी भाषा में या से अनुवाद करना है, उनका एक सतत अध्येता अनुवादक को होना चाहिए। क्योंकि शब्द संपदा का या शब्दावली का अर्जन यदि वह नियमित रूप से नहीं करेगा तो अनुवाद करने में उसे कठिनाइयाँ लगेंगी, उसे अनुवाद दुष्कर और दुस्साध्य लगेगा और अनुवाद उसके माध्यम से बहुत संप्रेषणीय नहीं बन पाएगा, अनुवाद पर प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। इसीलिए अनूदित सामग्री पर जब बात होती है तो ये माना जाता है कि वो मूल जैसा संस्पर्श और आस्वाद उसमें नहीं आ पा रहा, इसीलिए वह स्वागत के योग्य नहीं रहती, निंदनीय हो जाती है, आलोचना का संदर्भ बन जाती है। ये सारे मुद्दे इस बात से जुड़े हुए हैं। ठीक ऐसे ही कार्यालयी अनुवाद की बात हम करें तो कार्यालयी अनुवाद भी एक अलग तरह का अनुशासन और क्षेत्र है। कार्यालय में कार्यालय की या प्रशासन की शब्दावली अपनी अलग शब्दावली है, जिसको अवधारणात्मक शब्दावली कहते हैं, जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा बनाई जाती है, सतत बन रही है। लगभग 9-10 लाख शब्द हिंदी के पारिभाषिक आयोग बना भी चुका है और समस्त भारतीय भाषाओं में भी ये जो अवधारणात्मक शब्दावली बनाने का दायित्व है, उसका निर्वाह भी CSTT लगातार कर रहा है और अब तक 30 लाख से ज़्यादा कंसेप्चुअल या अवधारणात्मक शब्द वह भारतीय भाषाओं के, समस्त भारतीय भाषाओं के बना चुका है। इसका मतलब अनुवाद की जो आधारशिला है, उसकी जो बैकबोन है, वो अवधारणात्मक शब्दावली है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र और अनुशासन की हो। यदि किसी को उच्च शिक्षा की पुस्तक लिखनी है, संदर्भ ग्रंथ लिखना है, पाठ्यपुस्तक लिखनी है और वह भौतिक शास्त्र में या रसायन शास्त्र में या जीव विज्ञान में या कृषि विज्ञान में लिखना चाहता है, तो उसे आयोग द्वारा निर्मित इस अवधारणात्मक शब्दावली की सहायता लेनी होगी, मदद लेनी होगी। उसके बिना इस कार्य का निष्पादन संभव ही नहीं है। ऐसे ही प्रशासनिक शब्दावली, अंग्रेज़ी हिंदी, हिंदी अंग्रेज़ी, वो अनुवादकों के लिए, कार्यालयी अनुवाद के लिए एक प्रकार की गीता है। इसलिए बहुत से क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र कार्यालय में कार्यालयी सामग्री के अनुवाद का है, जिसमें शब्दावली अत्यंत आवश्यक है। अंग्रेज़ी के समतुल्य हिंदी शब्द जो अवधारणात्मक हैं, उनका प्रयोग करना ही होता है। टिप्पण है, प्रारूपण है, जिसको नोटिंग ड्राफ्टिंग कहते हैं अंग्रेज़ी में। टिप्पणी लिखना हिंदी में और प्रारूप तैयार करना, पत्र लिखना
हमारे यहाँ 16-17 प्रकार के पत्रों की चर्चा मिलती है। कुछ ऑफिशियल हैं, कुछ डेमी ऑफिशियल हैं, कुछ अनऑफिशियल हैं। इस तरह से सरकारी पत्र, गैर सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, फिर ज्ञापन है, फिर परिपत्र है, फिर स्मरण पत्र है, तार है, ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं। वो सब भी अनुदित प्रारूप के साथ हमारे सामने उपस्थित होते हैं। अंग्रेजी ने हमें जो प्रशासनिक व्यवस्था या कार्यालयी भाषा और सामग्री की व्यवस्था दी है, उसी के अनुकूल, उसी के समतुल्य हम हिंदी में उसे अंतरित करते हुए, अनुवाद करते हुए तैयार करते हैं। इसलिए टिप्पण है, प्रारूपण है, पत्र लेखन है, पद नाम है, विभागों के नाम हैं, अनुभागों के नाम हैं, प्रशासनिक स्तर पर, कार्यालयी स्तर पर पत्र पत्रिकाएं हैं, रबर स्टैंप है जिसको हम स्टैंप कहते हैं, मोहर कहते हैं, या बैनर हैं, पोस्टर हैं, प्रचार सामग्री है, वार्षिक प्रतिवेदन है। इन सब में अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। यानी कार्यालयी हिंदी की बात जब हम करें या हिंदी के कार्यान्वयन की, इम्प्लीमेंटेशन की बात जब हम करें, तो ये निश्चित है कि अनुवाद ही उसका मार्ग प्रशस्त करता है। अनुवादक ही कार्यालयी हिंदी को निर्मित करते हैं, तैयार करते हैं अनुवाद के माध्यम से, और फिर हिंदी में प्रयोग अनुप्रयोग को दिशा और गति इसी माध्यम से प्राप्त होती है। बहुत से कार्यालय, बहुत से राज्यों में, बहुत से कार्यालयों में हम देख सकते हैं जहाँ संपूर्ण पत्राचार हिंदी में मौलिक रूप से नहीं हो पाता। हम जानते हैं कि राज्यों की स्थिति के आधार पर राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने हिंदी को क, ख और ग 3 वर्गों में बांटा है, 3 क्षेत्रों में बांटा है। जो पूर्णतः हिंदी में काम करते हैं, मौलिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, वो क क्षेत्र हैं। ख क्षेत्र वो हैं जो हिंदी और वहाँ की क्षेत्रीय भाषा दोनों में और साथ में अंग्रेजी में काम करते हैं। तो हिंदी का कार्यान्वयन का जो स्वरूप और स्थिति है वो अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के आधार पर अनुवाद के माध्यम से तैयार की जाती है। वहाँ के निवासी यानी ख क्षेत्र के निवासी हिंदी में सहज तो हैं, लेकिन उतने सहज नहीं हैं जितने क क्षेत्र के लोग दिखाई देते हैं। इसी तरह ग क्षेत्र जो हिंदी इतर भाषा भाषी क्षेत्र है, जहाँ हिंदी मातृभाषा भी नहीं है, वहाँ संपर्क भाषा के रूप में हिंदी से काम चलता तो है, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर कार्य वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से चलता है। तो बहुत कम राज्य हैं जहाँ हिंदी पूरी तरह रहती है और हिंदी में मौलिक कार्य होता है। ऐसे मुझे लगता है 5-7 राज्यों की बात हम कर सकते हैं। ऐसे में अनुवाद का सहारा लेना, अनुवाद का आश्रय लेना, यही एक विकल्प दिखाई देता है। राजभाषा हिंदी विषयक व्यवस्था या प्रावधानों के कारण इसकी अनिवार्यता बन तो गई है। यानी संविधान में, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक जो प्रावधान किए गए हैं, वह द्विभाषिकता के कारण, हिंदी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के कारण हमें दिखाई तो देते हैं। लेकिन बहुत से नियम, अधिनियम, संशोधन, राष्ट्रपति के आदेश आदि इस दिशा में इस तरह से आते रहे कि अनिवार्यता के साथ हिंदी में कार्य करना ये थोड़ा सहज हो गया या कम सशक्त हो गया, उसकी ताकत कम हो गई, और धीरे धीरे अंग्रेज़ी भी अपने चरणों पर, अपने कदमों पर चलती रही। बैसाखियों पर हम अंग्रेज़ी की बैसाखियाँ पकड़कर हम चलते रहे, और अभी भी 8 दशक के बाद भी हम पूर्णतः आत्मनिर्भरता के साथ राजभाषा हिंदी में कार्य करने में सक्षम समर्थ नहीं हो पाए। अब कार्यालयी व्यवस्था में बहुत सारे पत्र होते हैं, अनेक प्रकार के पत्र होते हैं। समय समय पर उन पत्रों का निस्तारण होता है, प्रारूप बनता है, और हस्ताक्षर के बाद वो पत्र का रूप भी लेता है। और अब तो युग आ गया ईमेल का, टेलीप्रिंटर से या विद्युतीय जो टंकन मशीन थी, उससे मैनुअली व्यक्तिगत रूप से हाथ से टाइप करने का, फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के बाद कंप्यूटर पर आने का, फिर कंप्यूटर से भी धीरे धीरे अब हम लैपटॉप पर, मोबाइल पर, तमाम तरह से हम इस प्रकार के लेखन का कार्य कर लेते हैं। तो पत्रों के जितने भी पत्र हैं उन सब का द्विभाषीकरण, बाइलिंगुअलिज्म, अर्थात अंग्रेजी और हिंदी में लेखन,
या अंग्रेजी में लेखन हिंदी में अनुवाद, या हिंदी में लेखन अंग्रेजी में अनुवाद, इस तरह की स्थिति बनती चली गई। तो प्रशासन के कार्यालय के पत्रों के लिए ये अनिवार्य सा हो गया कि द्विभाषिक होना चाहिए। इसलिए यदि दोनों पत्र यानी दोनों माध्यम से अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी माध्यम से पत्र प्रारूप तैयार होता है और वही सभी राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय कार्यालयों मंत्रालयों में भेजा जाता है, तो अनुवाद की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई। कार्यालयी तंत्र में बहुत से पत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जानते हैं कि जो पत्र लेखन की, पत्र प्रारूप तैयार करने की व्यवस्था है वो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शासकीय व्यवस्था का, शासकीय तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है वो। किसी से सूचना मांगनी हो तो पत्र लिखना है, किसी को सूचना देनी हो तो भी पत्र लिखना है, कोई निर्णय संप्रेषित करना है तो उसका भी पत्र होगा, कोई परामर्श लेना या देना है उसका भी एक पत्र होगा, प्रारूप होगा, शिकायत करनी हो, जांच करनी हो, या किसी को कोई महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सूचना देनी हो, उन सब के लिए पत्र की प्रणाली ये अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण मानी गई है। प्रशासनिक व्यवस्था में अन्य कार्यालयी भाषा एवं साहित्य की तरह ही पत्रों के विभिन्न प्रकारों के अनुवाद भी किए और करवाए जाते हैं। जो कार्यालयी सामग्री है उस व्यवस्था के अंतर्गत उस सामग्री के अनुवाद का, मौलिक लेखन और फिर अनुवाद का ये सिलसिला, ये क्रिया चलती रहती है। ऐसी कार्यालयी भाषा और साहित्य की भाषा दोनों में अंतर तो होता है। एक सृजन की भाषा है, एक विचार की भाषा है। तो कार्यालय की जो भाषा है वो साहित्य की भाषा की तरह या साहित्य की विधाओं की तरह अनुदित करती हुई पत्रों को चलती है। पत्र भी हम जानते हैं औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के होते हैं। कुछ पत्र जो पिता पुत्री के नाम या पुत्र के नाम लिखता है, कोई पत्र जो मित्र मित्र के नाम लिखता है, कोई पत्र जो बच्चे परिवार के मुखिया के नाम लिखते हैं। ऐसे बहुत से पत्र होते हैं, लेकिन वो पत्र कार्यालयी पत्र नहीं होते, वो व्यक्तिगत पारिवारिक पत्र होते हैं, सामाजिक पत्र हो सकते हैं। इसलिए नेहरू जी ने इंदिरा जी के नाम जो पत्र लिखे थे जेल से, वो पिता पुत्री के नाम, पिता के पत्र, इस तरह की पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी हुए। या जॉन कीट्स ने जो लेटर जो पत्र अपनी प्रिय पात्रा को लिखे थे वो लव लेटर्स ऑफ जॉन कीट्स के नाम से प्रकाशित भी हो गए, उनका अनुवाद भी हो गया। किंतु शासकीय जो पत्र होते हैं, कार्यालयी जो पत्र होते हैं, वो गोपनीय भी होते हैं। वो एक निजी या कार्यालयी क्षेत्र की सीमाओं तक ही उनकी अपेक्षा, आवश्यकता बनी रहती है। इसलिए अनेक प्रकार के पत्र हैं और सबके अनुवाद की आवश्यकता कार्यालय में पड़ती है। अगर हम इस बात को इस रूप में देखें कि ये सब कार्यालयी पत्र जो हैं वो अनूदित रूप में आने से ही हिंदी भाषा भाषी या लक्ष्य भाषा के प्रयोक्ता समुदाय वहाँ तक मंतव्य को पहुँचाने में शासकीय व्यवस्था की मदद करते हैं। इस तरह कुछ बातों का ध्यान कार्यालयी पत्र लेखन में, कार्यालयी सामग्री के अनुवाद में रखना ही होता है। इस प्रविधि और प्रक्रिया में बहुत से संकल्प होते हैं, बहुत सी प्रेस विज्ञप्तियाँ होती हैं, बहुत से प्रेस नोट होते हैं, पृष्ठांकन और अनुस्मारक होते हैं। इन सब के प्रारूप निर्धारण और अनुवाद का सिलसिला ये भी चलता है। इसी तरह अर्ध सरकारी पत्र जो पूर्णतः सरकारी भी नहीं होते और पूर्णतः गैर सरकारी भी नहीं होते। गैर सरकारी पत्र, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन, कार्यालयी आदेश, आदेश, अधिसूचना, इन सब के लेखन और निर्माण की भी अपनी एक विशिष्ट प्रविधि और प्रक्रिया होती है, क्योंकि हमने ये सब कुछ अंग्रेज़ी की भाषा, अंग्रेज़ी की शैली, अंग्रेज़ी की तकनीक, उसको ध्यान में रखकर हिंदी में तैयार किया है। इनमें तथ्यों का, आंकड़ों का, नियमों का बहुत सावधानी से, बहुत गंभीरता से ध्यान रखना होता है। विधिवत, सप्रमाण और ससंदर्भ उल्लेख भी करना होता है। अगर हम किसी को पत्र भेज रहे हैं, किसी भाग, विभाग और अनुभाग को, किसी दूसरे मंत्रालय को, किसी राज्यसभा, किसी राज्य के कार्यालय को, वहाँ की विधानसभा को, नगरपालिका को, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी संस्था विशेष को, तो वो पत्र जहाँ से जा रहा है
उसकी प्रामाणिकता की, उसकी परिपूर्णता की जिम्मेदारी उसी कार्यालय की होती है। इनमें लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता, क्योंकि शब्द की 3 शक्तियाँ अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तो जो कार्यालयी भाषा और अनुवाद है उसमें लक्षणा और व्यंजना की गुंजाइश नहीं होती, सपाट बयानी होती है, सीधे सीधे कहना है, परस्पर उलझे हुए वाक्य नहीं होते और सटीक, सार्थक, संदर्भ सापेक्ष शब्द और शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। केवल शासनादेश को संप्रेषणीय, सहज, बोधगम्य और उसकी भाषा को सरल, स्पष्ट, एकार्थी रखा जाता है और ये सभी संबद्ध कर्मचारियों या अधिकारियों की समझ में भी इसलिए आने चाहिए क्योंकि उसी से उसके उद्देश्य का निर्वाह होता है, परिपूर्ति होती है। अगर ये कार्यालयी पत्र, आदेश, शासनादेश आदि ये सब कुछ यदि बोधगम्य नहीं होंगे, यदि संप्रेषणीय नहीं होंगे, यदि पाठक के लिए सहज नहीं होंगे और उसे उसके लिए भी फिर अंग्रेजी देखनी पड़ेगी या शब्दकोश देखना पड़ेगा या शब्दावली देखनी पड़ेगी, तो ये काफ़ी हद तक अनुवादक की विफलता हो जाती है। तो एक अर्थी यानी अभिधापरक होना चाहिए, द्विअर्थी नहीं होना चाहिए। ऐसी शब्दावली का, ऐसे वाक्य विन्यास का, ऐसी संरचना का ये निर्वाह अनुवादक को करना होता है। अधिकांश पत्रों के जो अंग हैं वो शासनादेश में भी उसी रूप में आते हैं जैसे सरकारी पत्र के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी इस प्रकार के शासनादेश विषयक पत्रों को रद्द करने की नौबत भी आती है। कई बार इनमें संशोधन, परिवर्तन भी करना पड़ता है। इसीलिए पहले प्रारूप बनवाया जाता है अनुवादक से या सहायक से या उस विषय के विशेषज्ञ व्यक्ति से, किंतु जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं वो उस प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले उसका अवलोकन करते हैं, उसमें संशोधन संवर्धन भी करते हैं। इसलिए एक नए शासनादेश की स्थिति बन जाती है। कभी कभी जो प्राप्त होता है अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा उसमें इतनी अधिक अवांछित बातें शामिल होती हैं जिनको निकालना पड़ता है। इस तरह के पत्र में उल्लिखित निर्णय वैयक्तिक नहीं होते। स्थायी महत्व के इस पत्र में शासन की नीतियां या शासन के निर्णय समाहित होते हैं। सरकारी कामकाज को गति देने, सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में इन पत्रों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बहुत से कार्यालयों में कर्मचारी या अधिकारियों को ये सूचित करने के लिए इस तरह के पत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इंटरनल मैटर्स, आंतरिक मुद्दों पर और बाह्य मुद्दों पर, इन सब पर पत्र लेखन होता है। इसीलिए शासनादेश जो है वो शासकीय व्यवस्था के निर्णयों से अवगत कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार के पत्र का उपयोग शासन अथवा सरकार द्वारा लिए गए बहुत से निर्णयों को सचिवालयों द्वारा पत्राचार के सभी रूपों में यह आवश्यक प्रस्तुत किया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि पत्रांगों का क्रम या स्थान एक सा रहे, यह रूप, प्रारूप, अर्ध सरकारी पत्र में, तार में, ज्ञापन में, कार्यालयी ज्ञापन में बदल जाता है। उसकी अपेक्षा अनुसार उसका परिवर्तन कर लिया जाता है। कुछ ऊपर, कुछ नीचे, आवश्यकता अनुसार वो बदले भी जाते हैं, उनका स्थान भी अंतरित कर दिया जाता है। पत्र में आवृत्ति दोष ना हो, पत्र में अवांछित संदर्भ और अनर्गल तथ्य ना हो, मुद्दे ना हो, विषय केंद्रित वर्गीकरण अवश्य होना चाहिए, सभी तथ्यों और आंकड़ों का समावेश होना चाहिए, विधिवत उसकी प्रस्तुति, विधिवत उसका अगर आरेख बनाना है तो वह भी होना चाहिए। इस तरह पूरी गंभीरता के साथ हम देख सकते हैं कि कार्यालयी पत्रों की अनुवाद प्रक्रिया यह अनुवादक के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। उसका निर्वाह करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।